हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ग्रेविटेशन का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। सपोज देयर एग्जिस्ट ए प्लैनेट दैट बेंड्स अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज अर्थ, व्हाट विल बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू अर्थ। यहां पर बेटा कह रहे हैं कि एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहा है बट अर्थ से डबल स्पीड से। तो हमें पता है कि जब अर्थ अपनी स्पीड से घूमता है तो उसका जो टाइम पीरियड आता है एक रिवॉल्यूशन का, वो होता है अबाउट बेटा 365 डेज। 365 डेज में वो एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। ये केवल अराउंड बता रहा हूं मैं, बाकी एग्जैक्ट तो तुम लोग जानते हो और भी कुछ होता है। यहां पर 6 आवर कुछ मिनट भी होते हैं, बट मैं एक ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रही हूं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि हमें तो केवल इसमें कंपैरिजन करना है कि कितने टाइम्स उसका कम आएगा, कितने टाइम्स उसका ज्यादा आएगा। और अब जो ये प्लेनेट है जिसका एजम्पशन कर रहे हैं, जो अर्थ से डबल स्पीड से चल रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो ये बताओ, जब कोई डबल स्पीड से चलेगा मतलब टाइम कम लगेगा, तो स्पीड डबल है मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? हाफ हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? हाफ। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2। ध्यान समझो, अगर कोई डबल स्पीड से चल रहा है तो स्पीड जब डबल होती है तो टाइम हाफ हो जाता है। कैसे? हम लोग पढ़े हैं यहां पर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर बेटा स्पीड डबल होगी तो टाइम हाफ हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड डबल होगी तो टाइम हाफ हो जाएगा। ये लॉजिकल भी समझ में आ रहा है कि तुम तेज चलोगे जल्दी पहुंच जाओगे, है ना? तो टाइम यहां पर हाफ हो गया। अब हमसे कह रहा है कि इनके ऑर्बिटल साइज का कंपैरिजन करो। ऑर्बिटल साइज मतलब ऑर्बिट के रेडियस का। मैं तुम लोग को बताया था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में जरूर प्लेनेट घूमते हैं, बट हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट की होती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट बोल दिया गया है, बट कैलकुलेशन टोटल सर्कुलर ऑर्बिट पे करते हैं। तो फिर हम लोग चलेंगे ये मान के कि जो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है, या फिर जो स्लाइट इलिप्टिकल रेडियस है जिसका एवरेज आर निकाल पाते हैं, तो केपलर्स ने उसका एक लॉ दिया है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एवरेज रेडियस के क्यूब का। किसी भी प्लेनेट का जो सन के अराउंड घूम रहा है उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एवरेज रेडियस के क्यूब का। अगर ये टाइम पीरियड अर्थ का है बेटा, तो ये रेडियस किसका होगा? अर्थ का होगा। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, अगर टाइम पीरियड प्लेनेट का है तो उसका भी एवरेज रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। सही है। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनका रेशियो और इनका रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर है। देखो यहां से क्या लिख सकते हैं कि टी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई क्यू शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कैसे आया? जब भी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट आ गया, इक्वल टू हो गया। सिमिलरली इसे भी लिख सकते हो क्या? टीपी स्क्वायर अपॉन आरपी क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। और याद करो केपलर्स थर्ड लॉ में यही बताया गया था कि किसी भी प्लेनेट के लिए ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा और वो इक्वल होगा। तो मींस ये इक्वल ये हो जाएगा, मींस टीई स्क्वायर अपॉन आर ई क्यूब, टीपी स्क्वायर अपॉन आरपी क्यूब, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो मैं इधर लिख रहा हूं, टी स्क्वायर अपॉन आर ई क्यूब इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर अपॉन आरपी क्यूब। एक काम करते हैं, आर वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, पी वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। टी ऐसे करते हैं, पी को ऊपर कर लेते हैं, टीपी स्क्वायर अपॉन टीई स्क्वायर। देखो टी को इधर भेज दिया। अब ये जो हमारा आरपी है ये इधर चला जाएगा, आरपी क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। अब करना कुछ नहीं है, देखो तुम लोग को टी तुम्हें पता है, हाँ, टी और टीपी का रेशियो भी देखो पता है। अगर इधर भेजो तो 1/2 आएगा, तो टी और टीपी का रेशियो मिल जाएगा, टीपी और टी का रेशियो। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि टीपी अपॉन टी होल स्क्वायर, तो देखो टीपी अपॉन टी यहां से मिल जाएगा, यहां से टी इधर भेजो, टीपी अपॉन टीई
इज इक्वल टू 1/2। तो टीपी अपॉन टी की जगह पर 1/2 रख सकते हो, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे क्या रख सकते हो, आरपी अपॉन आर ई का होल क्यूब, ऐसे रख सकते हो। अब आर ई क्या है, आर ई जान लो, जो अर्थ की बेटा ऑर्बिट की रेडियस होती है, एवरेज रेडियस, वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है बेटा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहां पर रख लो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के टर्म में तुम लोग को रिलेशन मिल जाएगा कितने टाइम्स है। अच्छा, ये नहीं भी रखना चाहते आर ई की वैल्यू, तो भी आप इसे रखो, आपको आरपी की वैल्यू आर ई के टर्म्स में मिल जाएगी, कितने टाइम्स बढ़ेगी, कितने टाइम्स नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? तो यहां पर अब मैं उम्मीद करूंगा तुम लोग कर लोगे। टीपी अपॉन टी, टीपी अपॉन टी की जगह पर 1/2, चलो कर ही देते हैं। इधर का मैं इरेज कर रहा हूं, इधर का मैं इरेज कर रहा हूं। देखो, टीपी अपॉन टी की जगह पर मैं 1/2 रखा और इसका स्क्वायर किया, आरपी अपॉन आर ई। अच्छा, मैं इसी का क्यूब रूट भी कर देता हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं 2/3। देखो, पहले स्क्वायर करूंगा फिर क्यूब रूट करूंगा, पहले स्क्वायर करूंगा फिर क्यूब रूट करूंगा। तो इसका स्क्वायर किया तो 1/4 आया, 1/4 का क्यूब रूट किया बेटा तो आया 0.63 इज इक्वल टू आरपी अपॉन आर ई। अब इसका कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, तो यहां से मिल जाएगा आरपी इज इक्वल टू 0.63 टाइम्स आर ई। यही आंसर है, यही आंसर है। कि देखो, ये पॉइंट में जब भी आता है, कोई मल्टीपल पॉइंट में आता है, तो समझ लेना कि आर ई की वैल्यू बड़ी है और आरपी की वैल्यू छोटी, क्योंकि फ्रैक्शनल में आ रहा है ना। तो यहां से ही दिख रहा है कि जो ये प्लेनेट है जो फास्ट चल रहा है अर्थ से, उसका जो ऑर्बिटल साइज होगा वो 0.63 टाइम्स स्मॉलर है अर्थ के ऑर्बिटल साइज से, 0.63 टाइम्स स्मॉलर है अर्थ के ऑर्बिटल स्पीड से। तो इसे नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लिए? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, आपके स्क्रीन पे है। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर हैज ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 1.769 डेज एंड रेडियस इज 4. ये रेडियस कौन सा बेटा, ऑर्बिटल रेडियस 4.22 इंटू 10⁸ मीटर। शो दैट द मास ऑफ जुपिटर इज 1000 टाइम्स दैट ऑफ सन। इस बार हमें जुपिटर की सैटेलाइट का एक ऑर्बिटल पीरियड दिया है और रेडियस दिया है। उसके बाद हमें यह बताना है कि जुपिटर का जो मास है वो सन के मास से 1000 टाइम्स कम है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं तुम लोग को याद दिलाऊंगा केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ बेटा होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है, कुछ कांस्टेंट आता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब। ये कुछ कांस्टेंट के है। अब ये के क्या है, के कांस्टेंट है बेटा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम। कैसे आया है वो सब मैं आपको पढ़ाया आपके ग्रेविटी चैप्टर में। के कांस्टेंट क्या है, के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम। ये जी एम, जी तो ठीक है भाई, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, 4 पाई जानते ही। एम क्या है सर, एम ये है बेटा, एम है कि जिसके अराउंड कोई रिवॉल्व कर रहा होगा, उसका मास है जिसके अराउंड वो सैटेलाइट घूम रही है, जिसका तुम्हें पीरियड दिया है, जिसका तुम्हें टाइम पीरियड दिया है और जिसका तुम्हें रेडियस दिया है। नहीं समझे? जैसे समझो सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, अर्थ का तुम्हें टाइम पीरियड पता है, अर्थ का तुम्हें रेडियस पता है। तो जब अर्थ का टाइम पीरियड और रेडियस वाला ये फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पर जो के में मास रखोगे वो अर्थ का नहीं रखोगे, वो सन का रखोगे जिसके अराउंड वो घूम रहा है। तो यहां मास उसका रखना है जिसके अराउंड सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा होगा, चाहे वो सैटेलाइट हो या फिर प्लेनेट हो। ये सबके लिए वैलिड है बेटा। तो टी इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू के की जगह पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। अब देखो ये जुपिटर के लिए बात करें तो ये जुपिटर के सैटेलाइट का टाइम पीरियड है, ये सैटेलाइट का रेडियस है
और ये मास बेटा किसका होगा? जुपिटर का। ये मास किसका होगा? जुपिटर का। अब तुम लोग जानते हो हमें क्या निकालना है? मास ऑफ जुपिटर, तभी तो प्रूफ कर पाएंगे सन के मास से कितने टाइम से। तो ये काम करते हैं, मास ऑफ जुपिटर को इधर कर लेते हैं, बाकी सबको उधर कर लेते हैं। तो mg दैट इज मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर RS क्यूब डिवाइडेड बाई g टाइम्स TS स्क्वायर, g टाइम्स TS स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज रख लो यार, इसे सॉल्व कर लो। 4 पाई स्क्वायर, अच्छा कंपेयर करना है 1000 टाइम्स, तो ये 4 पाई स्क्वायर जी की वैल्यू ना रखो, क्योंकि अभी सन वाले में भी ये सारे कांस्टेंट आएंगे, ठीक है ना। तो 4 पाई स्क्वायर RS का क्यूब, RS बेटा मींस रेडियस, रेडियस का ये 4.22 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर का बेटा क्यूब डिवाइडेड बाई जी नहीं रखेंगे क्योंकि ये कैंसिल होना है। टी टाइम पीरियड है 1.769 डेज, है ना, 1.769 डेज, डेज में हम भी रख लेंगे 1.769 डेज का स्क्वायर, 1.769 डेज का स्क्वायर। इसे इतने भी छोड़ लो या फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लो यार, थोड़ा सा क्यूब वगैरह करना हो कर लो, नहीं तो इतने पे लीव कर दो इसे। जल्दी से तुम्हें 5 मिनट का टाइम दिया हूं, इसका क्यूब वगैरह कर लो, जल्दी से क्यूब करिए बेटा इसका, जल्दी से क्यूब करिए, बताइए मुझे कितना आ रहा है, जल्दी से क्यूब करो। किसका करना है? 4.22 का क्यूब करना है और इसका स्क्वायर करना है, 1.769 का स्क्वायर करना है। चलो जल्दी से कर लो, चले आगे। चलो तुम लोग को बहुत समय दे दिए, अब नहीं देंगे। चलो इसके आगे देख लो क्या हो। mj इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, देखो 8 3 जा 24, 10 की पावर तो 24 हो गई, इंटू 4.22 का आएगा बेटा 75.15, इसी के आसपास आ रहा है 75.15 डिवाइडेड बाय जी इंटू 1.769 का, 1.769 का क्यूब कितना आएगा बेटा? यह आएगा 3.12, कितना आएगा? 3.12, स्क्वायर करना है बेटा 3.12। इसे इतने पे छोड़ो, अब चलते हैं सन की तरफ। अच्छा सन के लिए सर मास कैसे निकलेगा? सन के अराउंड कौन घूमता है? अर्थ। अर्थ का टाइम पीरियड पता है, अर्थ का रेडियस पता है, दोनों चीज पता है। अर्थ का रेडियस भी पता है बेटा, अर्थ का टाइम पीरियड भी पता है, तो सन का मास निकल जाएगा। देखो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, इसके बाद अब नेक्स्ट है 4 पाई स्क्वायर, यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब डिवाइडेड बाय जी, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। अब सन का मास यहां से निकल जाएगा, ms इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू RE। RE अर्थ का रेडियस कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है बेटा? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, इसका क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय, और क्या आएगा यहां पर? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होता है? 365 डेज, इसका स्क्वायर हो गया 365 डेज। यहां पर लिख लो अगर किसी को ना पता हो। 1 AU की यूनिट वैल्यू वैसे तो होती है, वैसे होती है बेटा 1.496, बट हम लोग इसे अप्रोक्सीमेट 1.5 लिख देंगे, 10 टू द पावर 11 मीटर, 10 टू द पावर 11 मीटर। 1.496 होती है, वैसे एक्यूरेट 1.496 होती है, बट इसे 1.5 लिख लेंगे। कौन इतना हार्ड करेगा ना, कौन इतना हार्ड करेगा, इजी वाला करेंगे। चलो आगे चले, इसे याद रखना बेटा, ये जो भी आई है कैलकुलेशन उसे याद रखना। अब यहां पर इसे मैं इरेज कर रहा हूं और यहीं पे हम करेंगे दोनों को कंपेयर। हमें जुपिटर का मास निकालना है तो mj को ऊपर रखेंगे और ms को नीचे रखेंगे और करेंगे दोनों को डिवाइड।
इसे इससे डिवाइड करेंगे, किया जाए 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, जी से जी कैंसिल हो गए, 365 उसके साथ चला गया और 3.12 इसके साथ आ गया। तो देखो कहा ये क्या हो गया मामला, 75.15 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 365 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा बेटा 15 का क्यूब बताओ जल्दी से, 1.5 का क्यूब बताओ जल्दी से कितना है, 1.5 का क्यूब बताओ जल्दी से, चलो, या फिर ऐसे भी रख लोगे तो काम कर जाएगा, इजी हो जाएगा तुम लोग के, ऐसे रख लोगे। चलो कितना हो जाएगा ये बेटा, 1.5 क्यूब इंटू 10 टू दी पावर 33, 11 3 33, इसके साथ इंटू में रहेगा 3.12। अब इसे पूरा सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट है, पूरा कैलकुलेशन कर लो इसका, mj अपॉन ms। अब क्लास 11 का मतलब ये कैलकुलेशन इंटू डिवाइड तो कर ही सकते हो यार, mj अपॉन ms, इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1024 के आसपास, 1/1024 के आसपास, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि अबाउट 1/1000 टाइम्स है, 1/1000 टाइम्स है। तो देखो mj इज 1/1000 टाइम्स ms, देखो mj इज 1/1000 टाइम्स ms, 1/1000 टाइम्स ms। यहां पर देखो ऐसे भी दिख रहा है 24 33, कितने पावर बचे यहां से बेटा, अच्छा यहां से भी 2 2 4 पावर निकाल सकते हो, तो यहां से 4 पावर और आ गया, मतलब 28 हो गया, 28 से कितने पावर बचे, 5 पावर बचे। इसको जब तुम स्क्वायर करोगे, इसको क्यूब करोगे, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा 1/पूरा। क्लियर है, इसे नोट कर लो, सॉल्व कर लो, 5 मिनट का टाइम है, सॉल्व कर लो, इंटू डिवाइड है, आराम से इजी है, हो जाएगा, बहुत इजी है। चले, नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आपका, लेट अस एज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11 stars, each of one solar mass. How long will a star at a distance of 50,000 light year from galactic center takes to complete one revolution? Take the diameter of Milky Way 10 to the power 5 light year. सेम फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इजी है बेटा। तुम लोग से कह रहे हैं कि कोई गैलेक्सी है जिसमें टोटल इतने स्टार्स है, 2.5 इंटू 10 पावर 11। अच्छा, गैलेक्सी में स्टार के सिवा और भी कुछ चीजें होती हैं, बट स्टार के मास को देखते हुए सारी चीजों के मास नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं बेटा स्टार। तो अगर तुम लोग से गैलेक्सी का टोटल मास कोई पूछे तो बस इतने स्टार्स का जो मास है वही गैलेक्सी का मास है, क्योंकि उसके सामने बहुत और जो छोटे मोटे मास होंगे वो नेग्लिजिबल माने जाएंगे। तो टोटल इतने स्टार है और हर एक स्टार का बेटा एक सोलर मास होता है, हर एक स्टार का एक सोलर मास होता है। हाउ लॉन्ग विल ए स्टार, अब कोई स्टार है जो गैलेक्टिक सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे है, मतलब ये क्या हो गया उसका रेडियस, इतनी डिस्टेंस पे है, टेक्स टू कंप्लीट। अब ये रेडियस मिल गया तुम लोग को, तुम लोग के पास मास है, और अब तुम लोग को क्या चाहिए, तुम लोग को चाहिए टाइम पीरियड। फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, जो रेडियस होगा उसका क्यूब डिवाइडेड बाय जी टाइम्स मास जिसके अबाउट घूम रहा है। तो गैलेक्टिक सेंटर के अबाउट घूम रहा है, सेंटर पे होता है बेटा सेंटर ऑफ मास, तो टोटल मास क्या हो जाएगा इस पूरे स्टार का मास, टोटल मास कितना हो जाएगा पूरे स्टार। फिर से बता रहा हूं बेटा, गैलेक्सी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टार ही नहीं होते,
सोलर सिस्टम भी होते हैं, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मतलब सारे कैलेस्ट्रियल्स बॉडी जितने होती हैं सब होती हैं, बट उनका मास स्टार के मास के आगे कैसा है, नेग्लिजिबल है। इसीलिए यहां पर केवल हम लोग स्टार का मास कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन इजी है यार, केवल वैल्यू रखना है, इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेना, तुरंत एनसीईआरटी से आंसर मैच कर जाएगा। बहुत इजी है, मैं उम्मीद करूंगा एक तरह से होमवर्क दे रहा हूं, इसे सॉल्व करना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट की तरफ, ये होमवर्क आपके लिए। नेक्स्ट आप इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू इज एट इनफाइनाइट, मींस कह रहे हैं अगर इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो जो टोटल एनर्जी होगी बेटा ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की वो नेगेटिव होगी उसके काइनेटिक एनर्जी की या नेगेटिव होगी उसके पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम लोग को याद होगा मैं पढ़ाया हूं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर हम लोग हाफ mv स्क्वायर रख के काइनेटिक एनर्जी का mv स्क्वायर का जब वैल्यू रखे थे सेंट्रीपिटल वाले रिलेशन से, तो जहां पर जब हम लोग वैल्यू वगैरह रख के पूरा फाइनल रिजल्ट लाए थे तो क्या आया था, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया था, यहां पर जब हम लोग एनर्जी की सारी वैल्यू जितनी हम लोग जैसे काइनेटिक एनर्जी में क्या रखे थे हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर रखने के बाद mv स्क्वायर की वैल्यू रखने के बाद जब हम लोग फाइनल रिजल्ट में आए थे तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रिजल्ट आया था, याद आ रहा है, बताओ जल्दी से, क्या आया था, gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r प्लस h, याद आ रहा है, यही रिलेशन आया था काइनेटिक एनर्जी का। यहां पर ये स्मॉल m क्या है बेटा, मास ऑफ पार्टिकल, कैपिटल m क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन आया था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आया था माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h। अब ये कब आया था, जब हम लोग इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम किए थे, वही तो एजम्पशन है। यहां पर देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचेगा, बचेगा बेटा ये सारा चीज बता चुका हूं, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं तुम लोग को, माइनस gm डिवाइडेड बाई r प्लस h, ये सारी चीजें बता चुका हूं। और यहां पर ट्वाइस भी नहीं, क्योंकि देखो हाफ, ये वन में से हाफ माइनस हुआ, हाफ बचा। अब ये बताओ ये जो टर्म बच रहा है ये काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी, माइनस को भूल जाओ, ये बताओ ये टर्म किसके बराबर है, काइनेटिक या पोटेंशियल, काइनेटिक के बराबर है, तो नेगेटिव किसका आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल का, किसका नेगेटिव आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का, तो राइट आंसर है बेटा काइनेटिक एनर्जी। नेगेटिव किसका आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का, तो राइट आंसर क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बी वाला, किसी का बी पार्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव वाला है। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है कि अगर मान लो आपको किसी सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटी के बाहर ले जाना है, इजेक्ट करना है, एस्केप कराना है, तो अब मान लो तुम्हारे पास दो चॉइस है, एक किसी हाइट पे ऑर्बिट कर रही है सैटेलाइट और एक उसी हाइट पे रुकी हुई है स्टेशनरी। तो अब ऑर्बिट को निकालना ज्यादा आसान है या जो रुकी हुई है उसे, जो बेटा स्टेशनरी है सैटेलाइट उसे इजेक्ट कराना ज्यादा इजी है या फिर जो ऑर्बिट कर रहा है उसे इजेक्ट कराना ज्यादा इजी है, बताओ किसे ज्यादा इजी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कि किसे इजेक्ट कराना ज्यादा इजी है, जो ऑर्बिट कर रहा है या फिर जो स्टेशनरी है, बताओ। चले चलो, अच्छा ये बताओ जो स्टेशनरी है उसके पास इनर्शिया ज्यादा हो गया, हमें पता है ना जब कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट में रहता है तो मोशन में जाने के लिए हमें उसके इनर्शिया के इक्वल अमाउंट में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, बट जो ऑलरेडी मूव कर रही हो यार उसका केवल डायरेक्शन चेंज करना हो उसके लिए इनर्शिया कम होगा, जो ऑलरेडी मूव कर रही हो उसका केवल डायरेक्शन चेंज करना हो उसके लिए इनर्शिया कम होगा, जिसके लिए बेटा इनर्शिया कम होगा उसे कम एनर्जी लगेगी, मतलब जो ऑर्बिट कर रही है उसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है इजेक्ट होने के लिए या फिर एस्केप करने के लिए, बट जो स्टेशनरी है उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए एस्केप करने के लिए, तो
तो इसका आंसर क्या होगा? लेस एनर्जी. ऑर्बिटिंग सैटेलाइट विल रिक्वायर लेस एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटी. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके बोर्ड पे, कॉमेट ऑर्बिट द सन इन हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट. इलिप्टिकल ऑर्बिट में, हाई इलिप्टिकल मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कुलर आप उसे कंसीडर नहीं कर सकते. इलिप्टिकल ऑर्बिट में कॉमेट घूम रहा है किसके अराउंड? सन के अराउंड. डज द कॉमेट हैज कांस्टेंट? इनमें से कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, यह हमें बताना. पहला आता है बेटा लीनियर स्पीड. कॉमेट की क्या लीनियर स्पीड कांस्टेंट होगी या फिर वेरिएबल होगी? इसके लिए याद करो केप्लर्स का सेकंड लॉ. केप्लर्स के सेकंड लॉ में केप्लर्स ने कहा था कि अगर प्लैनेट सन के अराउंड घूमेंगे तो केवल एक चीज आपको ध्यान देना है. क्या? कि सेम टाइम के लिए इक्वल एरिया स्वेप्ट होना चाहिए. सेम टाइम के लिए चाहे जिस पोजीशन पे हो बेटा, चाहे जिस पोजीशन पे हो, एरिया इक्वल स्वेप्ट होना चाहिए. अगर यहां से यहां तक आने में टी टाइम लग रहा है और यहां से यहां तक आने में भी टी टाइम लग रहा है तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होना चाहिए. इसके बेसिस पे हमें यह पता चला था कि जब प्लैनेट सन के पास आते हैं तो तेज भागते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा एरिया स्वेप्ट करना है, और जब सन से दूर जाते हैं तो धीमे चलते हैं. इसका मतलब लीनियर स्पीड बदल रही है. क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन बदले तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट वैल्यू ही चेंज हो रही है बेटा, तो मतलब स्पीड बदल रही है. तो ये कैसा है? वेरिएबल है. वेरिएबल है. कोई पूछे कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर, तो कॉमेट विल मूव विथ हाई स्पीड नियर द सन एंड विथ लो स्पीड फ्रॉम फार अवे फ्रॉम द सन. अच्छा, अगर लीनियर स्पीड बदलेगी तो एंगुलर बदलना है. क्यों बदलना है सर? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इंटू आर. एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इंटू आर. तो अगर v बेटा बदला तो r ओमेगा बदलना ही बदलना है. तो ये भी कैसा रहेगा? वेरिएबल. ये भी कैसा रहेगा? वेरिएबल. एंगुलर मोमेंटम ये जानते हो, ये केप्लर का सेकंड लॉ कहता है बेटा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए. मतलब ये कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बेटा चेंज होती है क्योंकि स्पीड चेंज होती है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल रहेगी. पोटेंशियल एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, समझो, जब काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो पोटेंशियल को अपने आप वेरी करना पड़ेगा. ये सारी चीजें हो गई. ये आपका वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है. कोई डाउट किसी में आप कमेंट सेक्शन में लिखो, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर होगा. ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलो, तो आज का सेशन अब यहीं पे एंड करने वाले हैं, बट जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन. आपके एनसीईआरटी में लास्ट में पॉइंट्स टू पॉन्डर लिखा होता है. पॉइंट्स टू पॉन्डर वो ब्लू कलर से होता है, पॉइंट्स टू पॉन्डर. उसके आप लास्ट पॉइंट को पढ़ना. पॉइंट्स टू पॉन्डर के लास्ट पॉइंट को आप पढ़ना. उसमें लिखा है कि कोई भी हॉलो स्फेरिकल सेल है और उसके अंदर आप किसी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे. इसके अंदर बेटा हॉलो स्फेरिकल शेल या फिर स्फेरिकल शेल बोल सकते हो, हॉलो बोलने की जरूरत नहीं है. स्फेरिकल शेल, जब शेल हम लोग कहते हैं तो समझ जाओ वो हॉलोनेस की बात हो रही है. तो स्फेरिकल शेल के अंदर अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो आएगा बेटा जीरो. नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो. अब लॉजिक है यार नेट फोर्स जीरो आने का, क्योंकि इसमें मास चारों तरफ है. जितनी फोर्स से इधर छोटा सा मास डीएम अट्रैक्ट करेगा, उतनी फोर्स से इधर का छोटा मास डीएम अट्रैक्ट करेगा. इसी तरह सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. जितने भी फोर्सेस होते हैं सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और किसी शेल के अंदर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जीरो होता है.
बट बच्चे पूछेंगे सर मतलब किसी को शेल के अंदर पैक कर दिया जाए तो उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, मतलब उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से शील्ड कर दिया जाए। नहीं, शील्डिंग नहीं हो सकती बेटा, मतलब बाहर वाला कोई फोर्स लगा सकता है उस पर, शील्ड नहीं होगा, ग्रेविटेशनल शील्ड नहीं बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की तरह, ग्रेविटेशनल शील्ड नहीं बनेगा यहां पर। हाँ, बट उस पॉइंट पे उस शेल की वजह से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, तो नेट फोर्स 0। बट अगर इसी शेल को मैं हाफ कर दिया, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन, अगर मैं इसी शेल को हाफ कर दूं ऐसे, और फिर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे नेट फोर्स का कितना होगा या फिर किस डायरेक्शन में होगा, तो अच्छा ऊपर के मास तो है नहीं जो बैलेंस कर रहे हो, इधर वाले फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल कर रहे हो, इधर वाले फोर्स और इधर वाले फोर्स का उधर का कंपोनेंट कैंसिल होगा, इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा, मतलब अब रिजल्टेंट नेट फोर्स निकालोगे तो वो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रिजल्टेंट नेट फोर्स निकालोगे तो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जानते हो ना तुम लोग, हर फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। अगर थीटा जोड़ा रहा तो इधर कॉस थीटा, इधर साइन थीटा, तो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट देखो एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे, बट साइन थीटा वाले कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं। तो जब हाफ स्फेरिकल शेल की बात करें या फिर हेमिस्फेरिकल शेल की बात करें तो इसका समझ जाना कि नेट फोर्स 0 नहीं होगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर टुवर्ड्स द मास होगा, जिधर मास दिखेगा उधर ही नेट फोर्स होगा। क्लियर है? तो इससे आपके एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन बताना है नेट फोर्स का हेमिस्फेरिकल शेल से। अच्छा, ये जरूरी है सेंटर पे मैं बात करूं, यहां पर कहीं पे भी मैं बात करूं डायरेक्शन डाउनवर्ड ही रहेगा, नेट डायरेक्शन फोर्स का डाउनवर्ड रहेगा। तो थैंक यू फॉर टुडे। सारे क्वेश्चंस जितने मैं कराया हूं इसे अच्छे से समझ लो। अगर कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाउट को लिखो, नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर होगा, डेफिनेटली क्लियर होगा। साथ ही साथ जाते जाते लाइक भी कर देना यार, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिससे चैनल ग्रो भी करता रहे। ठीक है ना?